हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल झारखंडी नौकरी, जहाँ पे मैं आपको तैयारी कराती हूँ जेटेट की। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेटेट 2016 के साइंस के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, वो क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी और इस वीडियो के बाद में आपके लिए एक मैथ्स का भी वीडियो लेकर के आऊँगी। वीडियो शुरू करने के पहले दोस्तों, पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए, मैं आपको ज़्यादा बकवास बातें कभी भी नहीं करती हूँ कि मेरी ये पहुँच है, वो पहुँच है, मैं आपको बता दूँगी जेटेट कब आएगा, ये सब बकवास मैं कभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग पढ़ाई करो। एग्ज़ाम कभी भी हो, उससे आपको क्या मतलब। आपको केवल पढ़ाई करनी चाहिए कि आप एक ही बार में मेरिट लिस्ट में आ जाओ, इतने आपके मार्क्स होने चाहिए। तो गाइज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ ग्रैंड रिक्वेस्ट। प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइंस का। अपमार्जक में सामान्य समूह है। डिटर्जेंट हैज़ अ कॉमन ग्रुप। कौन सा कॉमन ग्रुप है डिटर्जेंट का? तो इसका सही जवाब है ये RC6H4SO3Na। देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा होता है। ये 12 का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपने पढ़ा होगा 12 में केमिस्ट्री तो आपको मालूम होगा ऑफकोर्स। और अगर आप साइंस में, मतलब जेटेड आप साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है डिटर्जेंट का। ठीक है, ये डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है कि जो डिटर्जेंट होता है या साबुन होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे मिसेल कहते हैं। उसके दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी में चिपका होता है और जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो गंदगी में जाकर चिपकता है, डर्ट में या फिर ऑयल मार्क में जाके चिपकता है। तो देखिए ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका कौन सा हिस्सा है? हाइड्रोफिलिक हिस्सा है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है आगे वाला, ये हिस्सा है आपका हाइड्रोफोबिक हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा डर्ट में चिपकता है और ये हिस्सा आपको पानी में रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे कहना था आपको इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटॉल में उपस्थित पूर्तिरोधी है। कौन सा है डिटॉल में उपस्थित पूर्तिरोधी? क्लोरोक्सिलेनॉल। ठीक है, क्लोरोक्साइलेनॉल। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक कौन सा होता है डिटॉल में? क्लोरोक्साइलेनॉल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्राणी जगत के अंतर्गत है। मतलब प्रोकैरियोट्स जो हैं वो कौन से इसमें आते हैं कैटेगरी में? तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना वो मोनेरा ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फाइकोलॉजी अध्ययन है। आपने बहुत सारी चीज़ों के अध्ययन के बारे में पढ़ा होगा, अगर जीके पढ़ा होगा तो। फाइकोलॉजी जो है वो होता है शैवाल का अध्ययन, एल्गे का अध्ययन। ठीक है, आप जब एल्गेस के बारे में डिटेल से पढ़ते हो तो उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, एल्गे इसका सही जवाब है, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 25 न्यूटन एक वस्तु पर 25 न्यूटन एंड 16 न्यूटन के दो बल कार्य करते हैं। न्यूनतम त्वरण होगा। कौन सा होगा न्यूनतम त्वरण? तो देखिए मैं आपको बताऊं, दो बल आपको अगर लिखा है कि दो बल काम करता है किसी वस्तु पे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों बल आपको एक साइड से ही काम करेगा। ठीक है, वैसा होगा तो आपको वो दो अलग अलग बल के बारे में क्यों बताएगा। ठीक है, एक बल एक साइड से काम कर रहा है और दूसरा बल ठीक उसके अपोजिट साइड से काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक बल पॉजिटिव लेना होता है और एक बल नेगेटिव लेना होता है। तो अब देखिए दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करके आपको फाइनली निकालना होगा कि फोर्स जो है वो कितना लग रहा है आपको। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16। आप बात समझ रहे हैं मेरी? मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए मैं कह रही हूँ कि ये एक आपकी चीज़ है। ठीक है, ये एक आपकी, मान लीजिए एक बॉल है, यहाँ पे एक इसको ना 25 न्यूटन का बल काम कर रहा है इस पर। ठीक है, और यहाँ से इस तरफ से 16 न्यूटन का बल काम कर रहा है। तो बताइए ये बॉल किस तरफ जाएगा? 16 न्यूटन ज़्यादा होता है या फिर 25 न्यूटन ज़्यादा होता है? ऑफकोर्स 25 न्यूटन ज़्यादा होता है। तो 16 न्यूटन जो है वो उस तरफ उसको नहीं ढकेल पाएगा। ये 25 वाला इसको थोड़ा सा ढकेल देगा। कितना बल कार्य करेगा? टोटल 9 न्यूटन्स का ही बल टोटल काम करेगा, क्योंकि इसके 16 तो इक्वल हो जाएंगे। फिर इसका ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? तो 9 न्यूटन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर बल कितना हो गया? बल 9 न्यूटन का हो गया। ठीक है, अब देखिए आप कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। F हो गया आपके पास 9 न्यूटन का
वस्तु का द्रव्यमान आपके पास है ही, m = 1 kg आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये बहुत ही फेमस फार्मूला तो पढ़ा ही होगा बिल्कुल, F = ma। F आपके पास 9 है, m आपके पास 1 है, इंटू a ही आपका एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है। a कितना हो गया, a हो जाएगा आपका 9, ठीक है। 9/1 आ रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो त्वरण कितना हो गया आपका, a = 9, ठीक है। ये देखिए, ये 9 मीटर/सेकंड²। निम्न में से किसमें आग का वलय स्थित है, ठीक है। आग का वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है, तो ये रिंग ऑफ फायर जो है ना वो आपकी स्थित है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई रिंग है जिसमें आग जलती है, ऐसा नहीं है। उसके आसपास एक ऐसी जगह है जो कि जिसमें कि काफ़ी ये होता है, घिरी हुई एक जगह है जिसमें काफ़ी हॉट रहता है, तो इसलिए उसे कहते हैं कि यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये पूरा यहाँ पर जो लैंड है ऐसे करके, ये कितनी बड़ी लैंड में जो है ना वो हॉट स्पेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विज्ञान शिक्षक होने के नाते हमें विद्यार्थियों का निष्पादन का मापन करना है। कैसे करना है, विद्यार्थियों की उन्नति के लिए करना है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए करना है, शिक्षक का निष्पादन का मूल्यमापन के लिए, इनमें से सभी के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज के लिए आपको स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड करना है, आपको स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना है, अच्छे मार्क्स आए हैं तो। असेसिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है वो भी आप असेस करते हो इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। टेस्ट लेते हो तो ये भी तो पता चलता है ना टीचर ने क्या पढ़ाया है, बच्चा कितना समझ पाया, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सिस्टम एनालिसिस। आपको जब एनालिसिस करना होता है तो कौन सी चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए, तो अब देखिए रिव्यू आनी चाहिए सबसे पहले, नहीं रिव्यू तो लास्ट में होता है। जब आप सब कुछ कर लेते हो तब ना आप बताते हो कि नहीं ये चीज़ कैसी रही, है ना। पहले आप मूवी देखते हो तब तो आप रिव्यू देते हो कि नहीं मूवी कैसी थी, तो रिव्यू तो पहले नहीं होगा। एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी नहीं होगा, पहले आप डेटा निकालोगे, आंकड़ों का विश्लेषण आप तब करोगे ना जब आप पहले निकालोगे, आंकड़े तो निकालोगे तब ना आंकड़ों का विश्लेषण करोगे, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। पुनरावलोकन भी नहीं है, आंकड़ों का विश्लेषण भी नहीं है, तो फिर क्या है, आंकड़ों का संग्रह हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या है, उद्देश्यों का सूत्रण करना। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि आपको करना क्या क्या है। यू हैव टू फॉर्मुलेट योर ऑब्जेक्टिव्स, ओके। आपको पता करना होगा कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके बाद आपको आंकड़े निकालने होंगे, डेटा जो है वो आपको कलेक्ट करना होगा, फिर आप क्या करोगे, डेटा का एनालिसिस करोगे, तब रिव्यू दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर जो है, आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उद्देश्यों का सूत्रण, ओके। नेक्स्ट देखिए, शरीर में निम्न में से किसका निक्षेपण शरीर की ऊर्जा देने वाला नियमित स्रोत है। ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दो विलयन को समपरासरी कहा जाएगा जब वे दोनों, समपरासरी मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक कब कहा जाएगा किसी दो विलयन को, ठीक है, सॉल्यूशंस को। देखिए आपको पता है कि एक सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक शरबत बनाती हूँ पानी और चीनी से, तो चीनी हो गया आपका सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरी जगह मैं एक और शरबत बनाती हूँ, उसमें भी मैं लेती हूँ आपका चीनी और नमक लेती हूँ, ठीक है। सॉल्यूट सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए दोनों जो आपके सॉल्यूशन बने, चीनी वाला शरबत और नमक वाला शरबत, ठीक है। अगर चीनी वाले शरबत में चीनी की क्वांटिटी इक्वल है नमक की क्वांटिटी के, तो मैं दोनों विलयन को क्या कहूँगी, आइसोटोनिक कहूँगी, ठीक है। चीनी और नमक अगर इक्वल हैं तो दोनों सॉल्यूशंस क्या हैं, आइसोटोनिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका ये कहाँ गया, हाँ, कंटेन द सेम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन देम, ठीक है, घुले हुए विलेय एक ही हों। नो आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा। इसके कहने का मतलब है कि सॉल्यूट सेम हो, यानी दोनों में चीनी ही होनी चाहिए, तभी आइसोटोनिक नहीं कहलाता है, आई एम सॉरी। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो तब कहलाता है, ठीक है। बी नंबर विल बी द आंसर, बराबर सांद्रता वाले हों, ठीक है।
यहाँ पे आप सल्यूट देख के कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह, वो ऑप्शन मैंने गलत पढ़ लिया। यहाँ पर लिखा है कि कंटेन द सेम सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन देम, मतलब अगर वो जो मैंने 2 शरबत लिए थे ना, इसके कहने का मतलब है, ऑप्शन सी के कहने का मतलब है कि दोनों में अगर चीनी घुली हो तो वो दोनों आइसोटोनिक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों के सॉल्यूट की क्वांटिटी सेम हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, भले सॉल्यूट खुद सेम हो या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर होगा कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होने चाहिए। चलिए अब 101 नंबर देखते हैं। हड्डी में उपस्थित प्रोटीन है, हड्डी में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ओसिन, ठीक है। ओसिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको पता है आपकी हड्डी बनी हुई है कोलेजन से, और ये जो ओसिन आपका जो टिश्यू होता है, मतलब जो एक्चुअली ये ओसिन एक टिश्यू ही होता है, ठीक है। तो ये जो ओसिन टिश्यू है ये आपका पूरा का पूरा कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। चलिए बाकी तीनों ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। कॉन्ड्रिन जो है ना, कॉन्ड्रिन जो होता है वो आपका कार्टिलेज टिश्यू में होता है, ठीक है। और एक्टिन जो है ये होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स में, और मायोसिन जो होता है ये कार्डियक मसल्स में होता है, दिल वाली मसल्स में, ओके। तो चलिए इसमें से सही जवाब हो गया आपका ओसिन। जो आपकी हड्डी होती है उसमें ओसिन टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ओसिन प्रोटीन होता है। अब देखिए सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का जवाब क्या है? अर्धचालक है, ठीक है। लवण को जल में मिलाने पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, ठीक है। कहाँ है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़? यस, लवण को जल में मिलाने पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप ऐसे पानी बॉईल करते हो ना तो वो जल्दी पानी बॉईल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो वो पानी थोड़ी सी देर पे बॉईल होगा। अगर आप उसमें और नमक डाल दोगे तो वो और देर पे बॉईल होगा, ठीक है। जैसे कि आप कभी भी कोई ये बनाते हो, चाउमीन बनाते हो या पास्ता बनाते हो, तो जब आप उसको बॉईल कर रहे होते हो तो आप उसमें हमेशा थोड़ा सा नमक डालते हो ताकि पानी देर से बॉईल हो और हमारा जो चीज़ है, पास्ता है या फिर चाउमीन है, वो जल्दी से ये हो जाए, वो आराम से गले, ठीक है। तक पानी देर से बॉईल हो ताकि वो चीज़ जो है वो अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है ना वो बॉईल तब होती है जब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनर्जी है उसके अंदर की, वो उसकी बाउंड्री पार करने में जो है वो सक्षम हो तब, यानी कि जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो तब। लेकिन जब हम लोग उसमें ये डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जोड़ी मिलाइए, ये तो काफ़ी आसान सवाल है। अमोनिया देखिए, अमोनिया आपका होता है NH3, एक सेकेंड, अमोनिया आपका होता है NH3। बेंजीन होता है आपका C6H6, बुक में बिल्कुल दिया है, 10th की बुक में बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ दिया रहता है हमेशा। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल है ना, तो ये इसका सही जवाब आपका होगा थर्ड के लिए, 4th है C2H5, और मिथाइल होगा CH3OH। क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। मिथाइल का पहले देख लीजिए। मिथाइल का फॉर्मूला होता है CH4, विच मीन्स कि H ये उसका स्ट्रक्चर है, ओके, HH और यहाँ से भी H, ठीक है। तो जब हम लोग इसका अल्कोहल बनाते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक जगह से कहीं से भी आप लगा सकते हैं, OH आ जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? CH कितने हैं? 3 हैं, और OH, ठीक है। तो इसलिए मिथाइल अल्कोहल के लिए ये हो गया आंसर। और अगर आप यही चीज़ सेम टू सेम करेंगे इसके लिए, इथाइल अल्कोहल के लिए, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H5, यानी कि C2 होते हैं और H होते हैं 5, ठीक है। ये आपके 5 H मैंने लगा दिए यहाँ पर। अब जब आप इसको अल्कोहल बनाएंगे तो एक जगह से ये OH हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? C2H4 और OH, ठीक है, सॉरी H5 और OH, ठीक है। तो इसलिए इथाइल अल्कोहल इधर, मिथाइल अल्कोहल इधर, अमोनिया ये और बेंजीन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका B नंबर, ओके। देखिए B आपका सही जवाब है। 2-1 ऐसा था ना, 2-1 4-3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक रबर है, तो प्राकृतिक रबर क्या होता है? पॉलीआइसोप्रीन होता है, ठीक है। उसका नाम है पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। प्राकृतिक रबर क्या है? पॉलीआइसोप्रीन है, ओके। 2 बराबर द्रव्यमानों के कणों के रैखिक आघूर्णों का अनुपात 2:3 है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा।
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये E = p² / 2m, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना आपके पास, दो बराबर द्रव्यमान के कण हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आपके पास हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि ये आपका एक पार्टिकल्स का हो गया और ये आपका हो गया दूसरे पार्टिकल के लिए आप E1 E2 नाम दे दीजिए। ये P1 हो गया, ये M1 हो गया, ठीक है। P होता है आपका ये जो चीज़ आपको दिया हुआ है यहाँ पर, रैखिक आघूर्ण यानी कि लीनियर मोमेंटा, ठीक है। P होता है आपका लीनियर मोमेंटम कहिए या मोमेंटा कहिए, एक ही चीज़ है। E हो गई आपकी ये क्या नाम है उसका, काइनेटिक एनर्जी, और M फॉर मास, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले के लिए आप इसको नाम दे दीजिए E2, P को नाम दे दीजिए P2 और M को नाम दे दीजिए M2, ठीक है। ये पहले द्रव्यमान का है, ये पहले पार्टिकल के लिए है, ये दूसरे पार्टिकल के लिए है, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को बाई में लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, E1 / E2 कर देंगे। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, फॉर्मूला क्या था, P1² सॉरी मिस्टेक हो गई। आप इसको ना, आपको यहाँ पे काटना है, थोड़ा मैं बड़ा लिखती हूँ, E1 / E2, ठीक है। E1 का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, P1 / 2m1 है ना, P2 / 2m2 स्क्वायर, ओके। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना। अब आपको मालूम है ना, ये नीचे वाला जो ये टर्म है, ये टर्म ये यहाँ ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे यहीं से मैं काट देती हूँ 2 और 2 को, बाकी चीज़ों को हम लोग क्लीनली लिख लेते हैं एक जगह पर, ओके। E1 / E2 = P1² / P2², नीचे वाला ऊपर जा कर के बनेगा M2 / M1, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है कि लीनियर मोमेंटम का अनुपात कितना था, 2:3 था, ठीक है। तो ऊपर वाला 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाला क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये M2 M1 क्या है, दो बराबर लिखा है ना, ये दोनों सेम ही है, तो ये एक ही चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, ठीक है। 1 और 1 हो गई, ये कैंसिल आउट होकर के 1 और 1 हो गए, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे आपको है E1 / E2। अब आप देख रहे हैं आपके पास क्या मिला है, आपको लास्टली मिलता है E1 / E2। यहाँ पे क्या था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, M2 M1 तो हमने काट दिया, तो ये क्या बन गया 4/9 बन गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये बन गया 4:9। E1 = E2 क्या है 4:9, यही आंसर होता है आपका। आंसर मैं टिक कर देती हूँ मैं, 4:9, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है जब किरण पुंज धारा 16 मिली एम्पियर है, तब प्रति सेकंड कैथोड किरण नालिका की पर्दा पर कितने इलेक्ट्रॉन आघात करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम है कि ये जो आपको किरण पुंज धारा दिया हुआ है ना 16 मिली एम्पियर में हम लोग कोई चीज़ रखते नहीं है, उसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर होता है, 1000 मिली एम्पियर्स, ओके। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 16 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 16/1000 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 0.016, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इतना एम्पियर, ठीक है। इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया आपका, सॉरी ये क्या बन गया आपका 0.016 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, I = Q/T, ठीक है। यहाँ पे हमारा I क्या दिया हुआ है 0.016, ओके। Q क्या दिया हुआ है आपको, Q को Q ही रहने देते हैं। T आपको 1 सेकेंड दिया है, तो बताइए यहाँ पर Q अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बन जाएगा 0.016, यानी कि Q आपको कितना आया है 0.016 ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको तो निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ना,
कितने इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q/E होता है, ठीक है। Q अभी हमने कितना निकाला था, 0.016, ठीक है। और E यहाँ पर कितना दिया है, ये वाला आपका E है, जो ये दिया है ना यहाँ पर, ये E है 1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को E ही से दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको कैंसिल आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट हटाया हमने, ऊपर 3 है तो यहाँ पर 1 दिया हुआ ऑलरेडी, 2 0 और दे देते हैं, ओके। 16 कैंसिल, यहाँ पे 100 आ गया। अब देखिए ध्यान से, ओके। ये इसके बाद ना मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए ये है 100 × 10⁻⁻19, ठीक है। इसको हम लोग इस टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये जो 2 0 है ये इसमें से कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका ये आपका बन जाएगा 1/10⁻⁻17। क्यों, क्योंकि ये ऐसा रहता है ना 100 × 100 10⁻19, तो ये जो 2 0 है ना ये आपको ऊपर के पावर में से माइनस करने होते हैं, तो यहाँ हो गया 10⁻⁻17। नाउ लेट मी टेल यू, जब नीचे माइनस ऊपर पावर में माइनस दिया होता है तो उसका मतलब हमेशा होता है कि वो चीज़ 1 के बाई में है, ओके। तो हम लोग, मैं आपको इलेबरेट करके बता रही हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 10⁻17, ओके। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 10⁻17। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। संकटापन्न प्रजातियों के पीढ़ी का संरक्षण किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो इसका संरक्षण किया जाता है आपको जीन बैंक में, ओके। C नंबर, जीन बैंक में। हार्बेरियम में हम लोग क्या रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी के जितने क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं ना हम लोग वो रखते हैं, और जीन लाइब्रेरी में हम लोग क्या रखते हैं, टोटल जितने जीनोमिक DNA है एक ही ऑर्गेनिज्म के, वो सारे रखते हैं, ठीक है। अब प्रदूषण घटाकर आप नहीं कर सकते हो किसी भी संकटापन्न जाति का संरक्षण, ओके। तो चलिए यहाँ पे आंसर C हो गया। आगे देखते हैं, एक जीवी फसलों के साथ पेड़ों का रोपण कहलाता है एग्रोफॉरेस्ट्री, ओके। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है कौन सी, तो यहाँ पे वैज्ञानिक पे आधारित विधि है इंडक्शन। क्यों, क्योंकि इंडक्शन में हम लोग पहले चीज़ों को देखते हैं, लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर एक रिज़ल्ट पर आते हैं। वहीं स्पीच और प्रोजेक्ट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। स्पीच में आप क्लास के अंदर आए, आपने एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया, बच्चों ने सुना या नहीं सुना उनकी मर्जी, और ये यहाँ पे स्पीच में कोई साइंटिफिक बात नहीं है, ओके। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट में सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, टीचर ने। इंडक्शन जो होता है वो एक साइंटिफिक विधि होती है, ठीक है। इंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, उनको कुछ करने के लिए देते हैं, फिर देखते हैं कि उससे रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट के हिसाब से जज करते हैं कि जो हमने रूल से स्टार्ट किया था, जिस रूल से, वो रूल पे ये फिट बैठता है या नहीं, मतलब वो रूल को ये जो रिज़ल्ट आया वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सारे जो साइंस की जो विधि है वो इंडक्शन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गर्भवती महिला को गर्भपात का सुझाव दिया जाता है यदि उसकी बीमारी डैश होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मीज़ल्स है, खसरा, ठीक है, इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है बेबी को। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर मीज़ल्स हो जाता है तो उनको इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि बच्चा अभी हो सकता है शायद कि बच्चा भी मीज़ल्स से इन्फेक्टेड हो जाए। स्मॉल पॉक्स में भी सेम होता है, इसमें भी वही है कि हो सकता है बच्चा भी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन ये जो चिकन पॉक्स और जर्मन मीज़ल्स है, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ठीक है। जर्मन मीज़ल्स जो है वो कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, डेफ बना सकती हैं बच्चे को परमानेंटली, ओके। वो पैदा होगा तो हो सकता है कि वो डेफ पैदा हो, यानी कि बहरा पैदा हो, ठीक है, जर्मन मीज़ल्स होने से। और चिकन पॉक्स जो है वो एक डिज़ीज़ होती है, मतलब डिज़ीज़ नहीं है, सिंड्रोम है, जिसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल वेरिएला सिंड्रोम, ओके। ये होता है चिकन पॉक्स से, कॉन्जेनाइटल वेरिएला सिंड्रोम बच्चे को हो जाता है, ओके। यानी अगर प्रेग्नेंट लेडी को चिकन पॉक्स है तो प्रेगनेंसी के शुरू के 20 वीक्स के अंदर अगर उसको होता है चिकन पॉक्स तो बच्चा जो है उसको हो जाता है कॉन्जेनाइटल वेरिएला सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चे के बहुत से अंग जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, उसके बहुत से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो छोटे ही रह जाएंगे और बढ़ेंगे नहीं, ठीक है।
तो और बच्चा खुद भी नहीं बढ़ेगा, हो सकता है उसकी हाइट बहुत छोटी रह जाएगी और बहुत से उसके हाथ पैर कुछ भी उसका छोटा हो सकता है, ठीक है। और जर्मन मीजल्स में क्या होता है कि जर्मन मीजल्स में मैंने कहा ना आपको बच्चा जो है वो डेफ पैदा होता है, ठीक है। तो ये दोनों में ही आपको जो है डॉक्टर सुझाव दे सकता है इसका अबॉर्ट कराने का, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका सही जवाब चिकन पॉक्स होना चाहिए, क्योंकि ये डेफ होने के चांसेस ना बच्चे के कम होते हैं, लेकिन ये जो है कॉन्जेनाइटल वेरियोला सिंड्रोम ये काफ़ी हार्मफुल डिजीज़ है। तो मेरे ख्याल से चिकन पॉक्स में बच्चे को प्रेग्नेंट लेडी को कहा जाता होगा कि अबॉर्ट करने के लिए, ओके। अब देखते हैं शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति की एसआई इकाई होती है वॉट, ओके। निम्न में से किसका प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है ना, ये केवल आपको होता है सेमीकंडक्टर्स में, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर कौन सा है, टंगस्टन, निक्रोम और प्लैटिनम नहीं है, केवल कार्बन सेमीकंडक्टर है, ओके। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कार्बन। अब देखिए जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात जाना जाता है, सॉरी ये गलत हो गया, टाइफून नाम से जाना जाता है, ओके। टाइफून नाम से जाना जाता है जापान का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ओके। अब हम लोग चलते हैं 115 में। पाठ्यक्रम विकसित होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से भी, चाइल्ड डेवलपमेंट से भी और नेशनल डेवलपमेंट से भी। तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग क्या बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। कि एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना चाहिए और बच्चे का विकास किससे होगा और नेशन को अच्छे बच्चे, अच्छे सिटीजन्स क्या पढ़ाने से मिलेंगे। तो ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करिकुलम बनाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका जवाब, ठीक है। अब देखिए 4 प्रकोष्ठ हृदय का सरीसृप है। तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो केवल क्रोकोडाइल के पास होता है, ठीक है। बाकी जो सारे रेप्टाइल्स हैं यानी कि टर्टल, लीजर्ड और स्नेक, इन सब के पास 3 चैम्बर का हार्ट होता है। केवल क्रोकोडाइल के पास ही जो है वो क्या होता है, 4 चैम्बर का ये होता है, हार्ट होता है, ओके। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पावर जो है, शक्ति पावर, वो क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि पावर क्या होती है, पावर इज़ एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी एंड टाइम, ओके। पावर क्या है, एनर्जी विथ एनर्जी इन सम टाइम, इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश है, और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही जवाब हो जाएगा इसका शक्ति, ओके। 2 आवेशों को कुछ दूरी पर रखा गया है, उनके बीच एक धात्वीय चादर रखा गया है, आवेशों के बीच बल का क्या होगा। तो मैं आपको 2 चार्ज के बीच में मेटल की शीट रखी गई है। तो हम जानते हैं कि मेटल जो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो जब मेटल अच्छा कंडक्टर होता है ना, तो ये जो नीचे है आपका परमिटिविटी कांस्टेंट ये बढ़ता है, और जब किसी भी चीज़ में आप डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो जो आउटकम है ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्जेस है, जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, घटेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक के आर पार विभवांतर को दुगना किया गया ताप उत्पादन का दर है, मतलब क्या हो जाएगा ताप उत्पादन का दर। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया गया है, डबल किया गया है, और जनरेशन ऑफ हीट आपसे पूछ रहा है कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए हीट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, H=v²/r का पावर t, ओके। तो v को हम लोग सपोज़ मान लेते हैं कि v अगर 2 है और r मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आउटकम क्या आ जाएगा, स्क्वायर करने से 4 आएगा। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करना है, ठीक है। तो अब आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको डबल करके देखो, 4 का स्क्वायर कर दो और r को उतना ही छोड़ दो, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो अब आप बताइए 4 से 16 क्या है, 4 टाइम्स है, 4 गुना है ना, 4 4 जा 16 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाए, सॉरी सही जवाब हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक की लंबाई दुगनी तथा त्रिज्या आधी कर दी गई है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है विशिष्ट प्रतिरोध का R = रो L/A। यहाँ पे L यानी कि लेंथ है और A यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि जो त्रिज्या आपकी आधी हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इसको भी जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था बिल्कुल हम लोग वैसे ही चेक करेंगे। जो वो करने के लिए कह रहा है वो हम लोग करके देखते हैं। चालक की लंबाई दुगनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाती है। मान लेते हैं कि पहले रो को आप छोड़ दीजिए, वो कांस्टेंट है, आप सिर्फ इसमें देखिए L और A में देखना है हमें। लेंथ जो है अगर 4 लेते हैं और त्रिज्या 2 लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 आएगा। ओके। और जब आपको कह रहा है कि चालक की लंबाई को दुगना कर देते हैं यानी कि 8 कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है उसको आधी कर देते हैं तो 2 का हाफ होता है 1, तो आपको क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 8 आ जाएगा। तो 2 से 8 क्या है 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा साइंस का क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग गणित पढ़ेंगे, मतलब इसका गणित का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।